सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माई सेल्फ प्रिया द्विवेदी एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है स्प्राउटी एरा। सो एज यू ऑल नो, हमने जो है डिसाइड किया है कि हम जनवरी 23 से लेके दिसंबर 23 तक के करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हम सबसे पहला सब्जेक्ट देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का, और हमने इस पे ऑलरेडी 2 क्लासेस ले ली है, लेकिन जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें कुछ ऑडियो के इश्यूज हो रहे थे, इस वजह से उसमें कवर्ड किए गए हम टॉपिक्स इस वीडियो में दोबारा कवर कर रहे हैं। सबसे पहले आपको देखना है, हमारा टॉपिक नंबर 1 है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। ये क्या प्लेटफॉर्म है, किस लिए इसको लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा, ठीक है। क्यू सिक्योरिटी एक्सचेंज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, और ये IRRA यानी कि इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म है क्या। आपने स्टॉक्स का नाम सुना होगा, ठीक है। हम देखते हैं लोग शेयर्स जो है बाय करते हैं फिर सेल करते हैं, इस तरीके की चीजें आप अक्सर सुनते रहते हैं मार्केट में। स्टॉक मार्केट के बारे में हम सुनते हैं। पहले के समय में जब फिजिकली या फिर आप देखिए लोग जिस तरीके से स्टॉक्स बाय करते थे, या कॉल्स पर आप देखेंगे, कई बार आप टीवी वगैरह में भी देखते हैं, सीरियल्स में, कि भाई जो है स्टॉक मार्केट में शेयर जो है वो गिर गया है, मुझे बेचना है, खरीदना है। इस तरीके की बातें हम जो है अक्सर देखते हैं और सुनते हैं। आज के टाइम पे पहले के समय में क्या होता था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस फील्ड में, वो ही जो है इस तरीके की चीज़ें कर पाता था। लेकिन आज के टाइम पे इतने सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप एक सिंगल क्लिक पर शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। अब क्या दिक्कत है, जब इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, कई एप्स हैं, ग्रो ऐप हो गया आपका, एंजल ब्रोकिंग हो गया आपका, ज़ेरोदा हो गया, ठीक है। तो उसके बाद ये प्लेटफॉर्म क्यों लाया गया? देखिए, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इन्वेस्टर यानी कि जो इन्वेस्ट करते हैं, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनके रिस्क को रिड्यूस करना, रिडक्शन मतलब कम करना, रिड्यूस करने का एक्सेस प्लेटफॉर्म है ये। अब ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा? देखिए, कई बार क्या होता है, भले ही एप्लीकेशंस आ गई है, लेकिन एप्लीकेशन पे क्या हुआ, मान लीजिए आपने रिलायंस के कुछ शेयर खरीदे या आपने टाटा के कुछ शेयर खरीदे, और उसका प्राइस जो है वो गिर रहा है, और आप चाहते हो कि फटाफट उसको सेल कर दो। अब जैसे ही आप सेल करने जा रहे हो, कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया और आप सेल नहीं कर पा रहे, आपका एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सपोज वहां पर आप जाके कर रहे हो, आपका वो वर्क नहीं कर रहा। तो जब इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, ऐसे में कई इन्वेस्टर्स को लॉस होता है, या तो उनको सेल करना है या किसी को बाय करना है, तो वो नहीं कर पा रहे होते हैं। इसके लिए ये IRRA लॉन्च किया गया है। तो देखिए, इसका एम है कि इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि वो ऐसे टेक्निकल ग्लिचेस या ऐसे डिस्ट्रप्शंस के समय पर अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को या तो कैंसिल कर सके, या जो उनको करना है, अगर ग्लिच आ गया है, ट्रेडिंग मेंबर यानी कि जो ये कंपनीज है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं, इनकी तरफ से कोई डिस्ट्रप्शन है, सर्विसेज में डिस्ट्रप्शन है, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर जाकर बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। अब इसके लिए ऐसा आप डायरेक्ट जा सकते हैं, या क्या करना है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो ये ट्रेडिंग कंपनीज होंगी या ट्रेडिंग मेंबर्स होंगे, जब इस तरीके का कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है तो उस समय पर इनको क्या करना है, और जब ऐसे किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से कोई दिक्कत आ रही है, डिस्ट्रप्शन हो गया उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने में, तो ये लोग IRRA सर्विस रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि भाई ये सर्विस जो है आप इनेबल कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके का ग्लिच जो है प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रहा है। तो अब इस सर्विस को इनेबल करने के कुछ प्रोसीजर हैं जो टाइम टू टाइम स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा चेंज किए जाते हैं, स्पेसिफाई किए जाएंगे। तो जब आप ऐसी रिक्वेस्ट डालोगे तो इस तरीके की रिक्वेस्ट की रिसिप्ट जो है उसको इनेबल कर दिया जाएगा। एक बार जब ये इनेबल हो जाएगा तो सारे के सारे इन्वेस्टर जो है उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग मेंबर के, सपोज आपने ग्रो में इन्वेस्ट कर रखा है और टेक्निकल ग्लिच आ गया, फिर ग्रो ने जो है रिक्वेस्ट डाली, सर्विस रिक्वेस्ट, और ये प्लेटफॉर्म जो है इनेबल कर दिया गया, उस समय पर ग्रो के जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे वो जाकर जो है वहां पर लॉग इन कर सकते हैं,
ठीक है। और एक बार ये इनेबल हो जाता है तो आपको ईमेल या एसएमएस के थ्रू जो है इस सर्विस अवेलेबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा, या फिर आपको पब्लिक नोटिस के जरिए भी पता चल जाएगा कि ये सर्विस जो है इनेबल हो चुकी है। अब ये देखिए, ये तो हुआ कि ट्रेडिंग मेंबर ने रिक्वेस्ट डाली और उसके बाद सर्विस को इनेबल कर दिया गया। बट इसके अलावा भी सुयो मोटो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि भाई अगर क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजेस जो है बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर करते रहते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स पर जो है मॉनिटरिंग होती है। सपोज किसी सोशल मीडिया के थ्रू पता चल गया है ऑलरेडी कि इस तरीके की प्रॉब्लम जो है फेस की जा रही है इन्वेस्टर्स के द्वारा, और ऐसा कोई टेक्निकल ग्लिच आ चुका है, तो बिना टीएम के रिक्वेस्ट डाले भी सर्विस को इनेबल किया जा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अगर आपके प्रीलिम्स में स्टेटमेंट में आ गया तो आप भटके ना कि भाई बिना रिक्वेस्ट डाले नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी बिना रिक्वेस्ट डाले भी सुयो मोटो यानी कि खुद से भी जो है इसको इनेबल कर दिया जा सकता है स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। अब आप देखिए, तो जैसे ही इनेबल हो जाती है तो इन्वेस्टर्स जो है लॉग इन कर सकते हैं अपनी यूसीसी या पैन नंबर को यूज करके, ठीक है। फिर उनको ओटीपी आएगा और फिर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्टली हम देख लेते हैं कि IRRA किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये आपके BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और NCDEX यानी कि नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, और साथ ही MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज प्लस मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो इन सबके द्वारा ज्वाइंटली इसको डेवलप किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसके द्वारा डेवलप किया गया। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके ये, ठीक है। जो भी बच्चे प्रीलिम्स 2024 में अपीयर करने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली न्यूज़ हमारी जो थी वो है टर्मेरिक बोर्ड को लेकर। नेशनल टर्मेरिक बोर्ड का जो है एस्टैब्लिशमेंट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पे टुडे नहीं आएगा क्योंकि ये न्यूज़ जो है 3-4 महीने पुरानी है, ठीक है, यानी कि 2023 की हम कवर कर रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल टर्मेरिक बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया, उसका निर्माण किया। अब क्यों किया गया, तो ये बोर्ड क्या करेगा, आपकी टर्मेरिक प्रोडक्ट्स और टर्मेरिक के डेवलपमेंट और ग्रोथ पर फोकस करेगा। साथ ही बोर्ड का और क्या काम होगा कि टर्मेरिक रिलेटेड जितने भी मैटर्स है, टर्मेरिक क्या है भाई, हल्दी, जिनको नहीं पता है हम बता देते हैं, आई नो सबको पता ही होगा, तो हल्दी, तो टर्मेरिक से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, मैटर्स हैं, उनको डील करेगा। उनकी लीडरशिप कौन करेगा, नेशनल टर्मेरिक बोर्ड, जिसे हम NTB भी कह सकते हैं, ठीक है। तो NTB का ये काम है। साथ ही जो भी टर्मेरिक ग्रोअर्स है उनको फैसिलिटेट करने का काम भी यही बोर्ड करने वाला है। साथ ही इसका फोकस ये भी है कि जो टर्मेरिक है, आपको पता है कि कितनी ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ठीक है। हेल्थ बेनिफिट से साथ ही आप देखिए एज अ एंटीसेप्टिक भी काम करता है। अगर आपको कोई चोट लगी है तो लोग कहते हैं हल्दी वाला दूध पी लो, या चोट वाले घाव वाली जगह पे आप हल्दी लगाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे फायदे हैं हल्दी के। तो हल्दी के जो पोटेंशियल वैल्यू है उसको लोगों तक या वर्ल्ड ओवर जो है फैलाने के लिए नेशनल बोर्ड जो है ये काम करेगा। साथ ही हल्दी के जो हेल्थ और वेलनेस बेनिफिट्स है उसको पूरे वर्ल्ड में जो है दिखाना है। साथ ही लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी है, इंक्रीज करनी है, अवेयरनेस इंक्रीज करनी है हल्दी की वैल्यू को लेकर या टर्मरिक की वैल्यू को लेकर। साथ ही न्यू मार्केट्स डेवलप करनी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि इंटरनेशनली जो है न्यू मार्केट्स डेवलप करनी है ताकि उन मार्केट्स में हम हल्दी का एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है। साथ ही हल्दी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की रिसर्च और डेवलपमेंट में भी ध्यान दिया जाएगा। इस बोर्ड जो है ये बोर्ड और क्या प्रमोट करेगा कि टर्मरिक प्रोडक्ट्स को उसकी रिसर्च और डेवलपमेंट भी की जाए, ठीक है। पुरानी नॉलेज को ट्रेडिशनल नॉलेज का इस्तेमाल करके नए प्रोडक्ट्स जो है बनाए जाए। साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाएगा। जो भी टर्मरिक ग्रोअर्स है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। और आपका ये जो बोर्ड है ये आपके क्वालिटी और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको भी प्रमोट करेगा। ये बोर्ड जो है कुछ ऐसे स्टेप्स लेगा जो आपके टर्मरिक के एक्सप्लॉयटेशन को सेफगार्ड करेंगे, ओके।
अब हम देख लेते हैं कि ये बोर्ड जो है इसके मेंबर कौन होंगे या इसका चेयरपर्सन कौन होगा। तो इसके चेयरपर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। साथ ही जो इसके मेंबर्स है उनको कहाँ से अपॉइंट किया जाएगा, तो देखिए ये सारी कुछ इंस्टीट्यूशंस के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो इनमें से जो है मेंबर्स को, कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स को चूज किया जाएगा। अब आ जाते हैं, इंडिया जो है हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और साथ ही सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं है, लार्जेस्ट कंज्यूमर और एक्सपोर्टर भी है टर्मरिक का पूरे के पूरे वर्ल्ड में। अगर हम 2022 और 23 की बात करें तो लगभग 3.24 लाख हेक्टेयर जो है वो एरिया टर्मरिक कल्टीवेशन के अंडर में था, और यहाँ इस एरिया में से 11.61 लाख टन जो है टर्मरिक प्रोड्यूस किया गया, जो कि पूरे वर्ल्ड का 75% है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। साथ ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। और आप देखें कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर जो कि लीडिंग एक्सपोर्ट है, मार्केट है हमारी, यानी कि जहाँ पर हम एक्सपोर्ट करते हैं टर्मरिक, वो है बांग्लादेश, यूएई, यूएसए एंड मलेशिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में, जिसको हम एनटीबी भी कह सकते हैं। तो सेकंड टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, जो कि है वाइट लेबल एटीएम्स। तो कल भी हमने इस चीज़ को कवर किया था, लेकिन कुछ ग्लिचेस की वजह से वो आप लोगों को ऑडियो में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम इसको दोबारा कवर कर रहे हैं। आरबीआई के द्वारा इनिशिएटिव लाया गया है कि एटीएम्स को पेनिट्रेट करना है, यानी कि टायर 3 और टायर 2 सेंटर्स जो हैं इंडिया के अंदर, वहां पर जो है आपके एटीएम्स को बूस्ट करना है। ठीक है, और ये भी कहा गया जो नॉन बैंकिंग कंपनीज है उनको कहा गया है, उनको परमिट कर दिया गया है कि वो एटीएम सेटअप करे, उसको ओन करे और साथ ही ऑपरेट करे। तो ऐसे एटीएम्स जो किसी नॉन बैंक एंटिटी, यानी कि किसी बैंक के द्वारा नहीं, ना ही आपका पीएनबी, ना ही आपका एसबीआई, कोई बैंक नहीं, कोई नॉन बैंक एंटिटी के द्वारा सेटअप किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, ऐसे एटीएम्स को हम वाइट लेबल एटीएम्स कहते हैं। बहुत तरीके के एटीएम्स होते हैं हमारी कंट्री के अंदर, जैसे कि ग्रीन लेबल एटीएम हो गया। तो ग्रीन लेबल एटीएम का काम होता है जो कि एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं या रूरल वर्कर्स होते हैं या रूरल एरियाज के जो लोग होते हैं, उनके लिए पर्टिकुलरली इस तरीके के एटीएम्स जो है वो डिप्लॉय किए जाते हैं। साथ ही आपका येलो लेबल एटीएम होता है, ठीक है, ऑरेंज लेबल एटीएम होता है, ये भी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, येलो लेबल, ऑरेंज लेबल। साथ ही एक पिंक लेबल एटीएम होता है जो इम्पोर्टेंट है। तो पिंक एटीएम जो है किसके लिए है? वुमेन्स के लिए, ठीक है, स्पेशली वुमेन के लिए जो है आपके पिंक लेवल एटीएम्स डेवलप किए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने कल की क्लास में भी देखी थी, एक बार दोबारा इसको रिपीट कर लिया है। एटीएम्स जो है, अब आप देखिए इंडिया के अंदर वाइट लेवल एटीएम्स के ऑपरेटर 4 हैं मेनली। कौन कौन से? इंडिया वन पेमेंट्स लिमिटेड, हिताची पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड एंड वक्रांजी लिमिटेड। ठीक है, तो ये 4 वाइट लेबल एटीएम के ऑपरेटर्स हैं इंडिया के अंदर। अब आप देखिए कि ये एटीएम्स जो हैं ये बाकी एटीएम्स के जैसे ही होते हैं, इसमें भी आपको एक वैलिड कार्ड और पिन की ज़रूरत होती है। साथ ही वाइट लेबल एटीएम्स जो हैं बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रेगुलर बिल पेमेंट, कैश डिपॉजिट। तो सिर्फ ये नहीं है कि आप कैश विदड्रॉ कर रहे हैं, सिर्फ नहीं, कैश विदड्रॉल के अलावा ये सारी सर्विसेज भी जो है आपके वाइट लेबल एटीएम्स प्रोवाइड करते हैं। आप पिन चेंज भी कर सकते हो, चेकबुक रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो, इस तरीके की सर्विसेज भी वाइट लेबल एटीएम्स आपको प्रोवाइड करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ग्रीड इन्फ्लेशन या ग्रीडफ्लेशन। अब जब भी किसी टर्म को हम देखते हैं तो उसके टुकड़े करने की कोशिश किया करो, टुकड़े 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 टुकड़े, ठीक है। तो ग्रीड का मतलब यहाँ पे क्या होगा देखिए, तो ग्रीड का मतलब होता है लालच, ठीक है। ग्रीड का मतलब क्या होता है भाई? लालच। इन्फ्लेशन का मतलब हमें पता ही है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। हम इसके बारे में काफी बार पढ़ चुके हैं। तो देखिए मुद्रास्फीति और ये लालच वर्ड जो है यहाँ पर क्यों जोड़ा गया है, एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ग्रीड
इन्फ्लेशन क्यों कहा जा रहा है इसे? इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि भाई आपके मूल्य स्तर में वृद्धि होना, लगातार वृद्धि होना किसी समय अवधि के दौरान, इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं कि राइजिंग प्राइसेस, ठीक है। बट और राइजिंग प्राइसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है टमाटर के प्राइसेस बढ़ गए तो आप कह दो कि भाई इन्फ्लेशन हो गया, मुद्रास्फीति हो गई। नहीं, हम पूरा बकेट ऑफ बास्केट देखते हैं कि जो भी आइटम्स हैं उनमें कितनी एवरेज बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन ग्रीडफ्लेशन क्या है, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये ग्रीड इन्फ्लेशन कैसे पैदा होता है? ये कॉरपोरेट के लालच, जो कॉरपोरेट्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनके लालच से पैदा होता है कि कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हम इन्फ्लेशन के बारे में जब पढ़ते हैं तो एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, एक कोस्ट पुल इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। अब ये कोस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? लागत, कोस्ट का मतलब हो गया लागत। तो लागत की वजह से, यानी कि लागत की प्राइसेस में जब बढ़ोतरी होती है या उसकी वजह से जो भी प्राइसेस में वृद्धि होती है, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, कोस्ट पुल इन्फ्लेशन। अब आप देखिए, सपोज कोई पेन मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसके पेन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, रॉ मटेरियल उसको पड़ रहा था 2 रुपए का, ठीक है, और पूरी कॉस्टिंग उसको आ रही थी 1 रुपया और प्लस कर दो 3 रुपए की, लेकिन वो मार्केट में बेच रहा था 5 रुपए का, ठीक है, 5 रुपए में सेल कर रहा था मार्केट के अंदर। अब क्या हुआ, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ के 4 रुपए हो गई, ठीक है। अब उसको जो है टोटल ये पड़ रहा है 5 रुपए में, तो भी 5 में तो बेचेगा नहीं, तो उसने क्या किया, 7 रुपए में बेचना शुरू कर दिया या 8 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। तो लागत के बढ़ने से प्राइस में बढ़ोतरी हुई, इसे हम कहते हैं कोस्ट पुल इन्फ्लेशन। लेकिन ग्रीड इन्फ्लेशन क्या है? तो आप देखिए क्या होगा, सपोज जैसे कि आप कोरोना के टाइम पे देखिए, स्पेशली ये चीजें जो है ना आपके पैंडेमिक के बाद से ज्यादा शुरू हुई है, ठीक है। और ये मेजर रीजन है कि जो है हाई प्राइस इन्फ्लेशन यूएस जैसी कंट्रीज में आपको देखने को मिल रहा है आफ्टर पैंडेमिक। अभी पैंडेमिक के बाद ये सिचुएशंस क्या हुई, उस समय पे क्या हुआ, बहुत सारी चीजें सफर कर रही थी, ठीक है, रॉ मटेरियल मिलने में दिक्कत हो रही थी, हर चीज की कॉस्ट जो है सपोज हाई चल रही थी, क्योंकि सप्लाई चेन जो है बिगड़ चुकी थी, सप्लाई चेन बिगड़ चुकी थी कोविड के टाइम पे। तो सपोज पहले कोई चीज 80 रुपए के पड़ती थी लागत में, ठीक है, और मैन्युफैक्चरर उसको 150 रुपए में बेच रहा था। अब क्या हुआ, कोविड के टाइम पे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस होने की वजह से वो प्रोडक्ट उसको 110 रुपए में पड़ रहा है, और उसने क्या किया, उसको 180 रुपए में बेचना शुरू कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ गई भाई, तो उसने प्राइस भी बढ़ा दिए। अब जब सिचुएशंस थोड़ी सेटल डाउन हुई, अब उसको इजीली कॉस्ट जो है, कॉस्ट ज्यादा पड़ नहीं रही, वापस 80 की जगह अब उसे कॉस्ट 70 रुपए पड़ रही है, स्टिल वो क्या दिखा रहा है कि 110 कॉस्ट पड़ रही है, और अभी भी वो 180 रुपए में बेच रहा है, जबकि उसकी कॉस्ट तो कम हो गई, उसको कॉस्ट तो कम लग रही है, अब उसकी लागत कम लग रही है, लेकिन फिर भी वो लोगों को 180 में ही बेच रहा है। यानी कि भाई ये कॉर्पोरेट जो है, इनकी ग्रीड क्या हुई, लालच क्या हुआ, कि जब इनके 110 रुपए लग रहे थे प्रोडक्ट को बनाने में, तब भी ये जनता से 180 रुपए ले रहे थे। अब इनको 70 रुपए में सामान पड़ रहा है, तब भी जनता को 180 रुपए में ही बेच रहे हैं। तो जनता का तो कोई फायदा नहीं हुआ, इनके लिए तो प्राइसेस कम हो गए, लेकिन जनता के लिए तो उतने के उतने ही रह गए। उल्टा क्या करेंगे, एक समय के बाद ये 180 को 200 पे ले आएंगे, लेकिन इनकी लागत तो उतनी ही लग रही है। तो इसे आप कहेंगे ग्रीड, कि लालच है कॉर्पोरेट्स का कि वो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उन्हें क्या लग रहा है कि अचानक से फिर से ऐसे कोई, शायद ये भी प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए, भाई आप अपना प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ा रहे हो, लेकिन जनता का भी तो सोचो, जनता के बारे में भी तो सोचो। तो ये है आपका ग्रीडफ्लेशन, ठीक है, जिसका तोड़ के हम ग्रीड इन्फ्लेशन बना रहे हैं, यानी कि लालच से प्रेरित मुद्रास्फीति। तो हमने कई तरीके की मुद्रास्फीति सुनी है, लागत प्रेरित, मांग प्रेरित, ये हो गई लालच प्रेरित मुद्रास्फीति, जिसमें एक लालच की वजह से, कॉर्पोरेट के लालच की वजह से जो है जनता को इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ रहा है, मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ रहा है। कब से हुआ, ज्यादातर पैंडेमिक के बाद से इस तरीके की सिचुएशंस देखने को मिली है। तो पूरे वर्ल्ड में इसको लेके जो है कई कंट्रीज आपस में जो है एग्री कर रही है कि इस तरीके की चीजें मार्केट में देखने को मिल रही है। और जो भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, या कॉर्पोरेट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने लालच को पूरा करने के लिए, अपने प्रॉफिट मार्जिन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए इस तरीके का हाई प्राइस रखते हैं, और जनता को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही इन्फ्लेशन जो है कंट्री के अंदर
बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारे आज के 4 टॉपिक थे। आई होप जो है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, टॉपिक समझ में आए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू हैव अ ग्रेट नाइट, साउंड स्लीप, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।